अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर। तो जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर विद रेफरेंस केसेस। तो 5 यहाँ पे उसने टाइप्स दी हैं लायबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर की कि एक ऑडिटर की लायबिलिटी कब कब राइज हो सकती है, कब कब वो लायबल होगा किसी भी चीज़ के लिए। सबसे फर्स्ट वगैरह है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। सबसे पहले कह रहा है कि नेग्लिजेंस की लायबिलिटी, उसमें उसके 2 केसेस होंगे। नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी, उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं, 7 केसेस। ये केसेस वो हैं जो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं विद एग्जांपल यहाँ पे उसने कोट किए हैं। थर्ड है लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस। फोर्थ है लायबिलिटी फॉर लाइबल एंड फिफ्थ है क्रिमिनल लायबिलिटी। हम ये लायबिलिटीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और विद रेफरेंस केसेस। नेक्स्ट वो कह रहा है जी, इसके इंट्रोडक्शन में इसने लिखा हुआ है द एडिटर मस्ट ऑब्टेन इंस्ट्रक्शन इन रिटर्न फॉर्म फ्रॉम हिज क्लाइंट इन द केस ऑफ प्राइवेट कंसर्न रिलेटिंग टू स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ड्यूटीज सो दैट ही मे नॉट हेल्ड लायबल फॉर द वर्क विच ही नेवर अंडरटुक टू परफॉर्म। कह रहा है कि ऑडिटर को चाहिए कि वो जो क्लाइंट है जिसके लिए वो ऑडिट करने जा रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली वो ले रिटर्न फॉर्म में कि उसको क्या क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए, ताकि जो वो काम करने जा रहा है उसके रिलेटेड उसका स्कोप उसको पता हो, उसकी ड्यूटीज़ उसको पता हो। क्योंकि अगर उसको एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं होगी तो वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं करेगा तो वो क्लाइंट उसको लायबल करार दे सकता है, उसको सू कर सकता है फॉर जी किसी भी लायबिलिटी के तौर पे, नेग्लिजेंस के तौर पे, या जो भी उसने गलती की है उसके तौर पे वो लायबल करार दिया जा सकता है फ्रॉम दी क्लाइंट। तो इसलिए ऑडिटर को चाहिए कि वो जो है सारी इंस्ट्रक्शन जो है रिटर्न फॉर्म में ऑडिटर क्लाइंट से ले कि आपको क्या चाहिए और किस तरीके से चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमने लायबिलिटीज़ की टाइप्स हमने डिस्कस पीछे रीड की हैं। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस ही यहाँ पर पिक्चर में शो किया जा रहा है। इसका एक अच्छा वे है शो करने के लिए अपने पेपर का जो है प्रेजेंस या उसकी जो है उसको अच्छा शो करने के लिए। लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी, ये सारी वही टाइप्स यहाँ पे इसने शो किए हैं। नेक्स्ट वो सबसे फर्स्ट डिस्कस कर रहा है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। व्हाट कंस्टिट्यूट नेग्लिजेंस? Negligence means acting carelessly or without due regard to the degree of professionalism required of a professional person in particular circumstances। कहता है नेग्लिजेंस क्या है कि जब ऑडिटर जो है केयरलेस शो करता है, एहतियात नहीं करता, एक प्रॉपर वे के साथ जो है जितना काम जिस डिग्री का, जिस परसेंटेज का उसका प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर होता है एक प्रोफेशनल पर्सन से, अगर वो उसको पूरा नहीं करता, इन शॉर्ट अपना काम पूरे जो है एक एहतियात के साथ और एक अच्छे वे के साथ नहीं करता, परफॉर्म नहीं करता, कोई ना नेग्लिजेंस कर देता है, गलती कर देता है, किसी चीज़ को स्किप कर देता है, उसको प्रॉपर्ली रीड आउट नहीं करता, या कोई भी अकाउंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली केयरलेसली उनको छोड़ देता है या किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो कहता है कि हम उसको जो कंप्लाइंट है वो उसको लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के तौर पे सू कर सकता है। An auditor of limited company is an agent to shareholders. He is required to perform his duties by using reasonable skill and care. If auditor is found negligent in performing his duty, then he may be sued in the civil court for damages. कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो शेयर होल्डर्स के लिए एज ए एजेंट है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वो बता रहा है कि उसकी कंपनी की सिचुएशन अच्छी है या नहीं। अब वो कह रहा है कि अगर जो है ऑडिटर एक रीज़नेबल केयर के साथ जो है परफॉर्म नहीं करेगा, अपने काम को एक्ट नहीं करेगा, तो उसको जो है वो नेग्लिजेंट उसको कंसीडर किया जाएगा और उसको सू किया जा सकता है कोर्ट में फॉर द डैमेजेस, जिसका जो कि नुकसान हुआ है वो ऑडिटर को भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में यही दे रहा है। नेग्लिजेंस लायबिलिटी अराइजेज when auditor is negligent in examining the books of accounts. He is also liable if he fails to detect or discover the errors. वही बात कर रहा है कि नेग्लिजेंस लायबिलिटी तब अराइज होती है जबकि ऑडिटर जो है नेग्लिजेंसी शो करता है, केयरलेस शो करता है, अकाउंट्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन नहीं करता और जो एरर्स हैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो नेग्लिजेंस लायबिलिटी जो है वो अराइज होती है। अब कह रहा है कि लायबिलिटीज़ फॉर नेग्लिजेंस में हमें जो फैक्टर्स को कंसीडर करना है वो क्या है जी? फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड whenever a case is brought against the auditor for negligence, following factors will need to be considered. Has there been any negligence in the performance of duties? कहता है कि क्या उसने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में नेग्लिजेंस केयरलेस शो की है, या हैज़ देयर बीन अ लॉस और डैमेजेस एज अ रिजल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, और इसके अलावा क्या उसने जो नेग्लिजेंस की है उसकी वजह से किसी को लॉस या डैमेज बियर करना पड़ा है।
to whom the auditor owes the duty. Next वो कह रहा है legal provisions. The matter is discovered in the legal light of legal provisions as under. कह रहा है कि अब उसके लिए कुछ legal provisions को माइंड में रखना है. Number 1, no restrictions of duties. An auditor cannot restrict his liabilities by entering into an agreement with the client about his duties. His duties are specified in the Companies Ordinance 1984 and therefore of any such agreement would be against the law, then he will be liable for damages. कह रहा है कि जो ऑडिटर है वो क्लाइंट के साथ किसी भी एग्रीमेंट में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि जो भी उसकी ड्यूटीज़ हैं वो सारी की सारी कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में प्रॉपरली मेंशन की गई हैं. उसको फॉलो करना है. अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो वो डैमेजेस के लिए लाइबल होगा क्लाइंट के. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, नो सफरिंग ऑफ लॉस. When the auditor is proved to be negligent but his negligence did not cause any loss to the client, then he is not liable. कह रहा है कि अगर इन केस के ऑडिटर ने नेग्लिजेंस तो की है लेकिन उसके बदले में जो क्लाइंट है उसको कोई लॉस बियर नहीं करना पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ऑडिटर किसी भी चीज़ का लायबल नहीं होगा. थर्ड पॉइंट है सफरिंग ऑफ लॉस. When the auditor is proved to be negligent and his negligence caused a loss to the client, then he is liable to compensate to loss of client. कह रहा है कि इन केस अगर ऑडिटर ने जब नेग्लिजेंस की है उसके बदले में जो क्लाइंट है उसको अगर लॉस बियर करना पड़ा है तो वो लॉस को कंपनसेट करने का, उसको पे करने का जो ऑडिटर है वो लायबल होगा. फोर्थ पॉइंट है रिलीफ फ्रॉम लाइबिलिटी. द कोर्ट में रिलीव the auditor for negligence or misconduct if it is proved that he act honestly and reasonably. कह रहा है कि मे बी कोर्ट जो है वो ऑडिटर को रिलीफ दे दे कि जो उसने नेग्लिजेंस की है वो प्रूफ हो जाए कि वो उसने अगर ये प्रूव हो जाए कि उसने जो काम किया वो ऑनेस्टली और रीज़नेबली किया है तो उसको जो है रिलीफ मिल सकता है. नेक्स्ट है एक्शन रिक्वायर्ड अगेंस्ट ऑडिटर. एक्शंस अगेंस्ट ऑडिटर कैन बी टेकन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी. कह रहा है कि ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन कभी भी लिया जा सकता है अगर उसने जो है जब भी उसने नेग्लिजेंस किया उसके बाद कंपनी लाइफ टाइम के लिए किसी भी टाइम पे अपने ऑडिटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है अगर जो तुमने तब काम किया था हमें उसका लॉस अब बेयर करना पड़े. नेक्स्ट है वो लीगल रेफरेंस केसेस दे रहा है जो ऑलरेडी जो है पहले हो चुके हैं लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के तौर पे. Some of the leading decides cases in which auditors have been held liable for damages on account of negligence. अब इसमें एक केस है. फैक्ट्स ऑफ केस क्या हैं जी? आर्मिटेज वर्सेस ब्रेवर एंड नॉट. ये दो लोग हैं, ठीक है. इनके जो है केस था इन दोनों का. फैक्ट्स ऑफ केस क्या है कि मिस्टर हॉर्वर्ड जो था वो बुक कीपर था, ठीक है, लेकिन बुक कीपर थी मिसिस हॉर्वर्ड. उसने क्या किया, उसने मैनिपुलेट किया वेज शीट को. उसने जो है वेज शीट में जो है कमी बेशी करके तो कम शो किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को. अब जिस कंपनी में मिसिस हॉर्वर्ड काम कर रही थी उसमें इंटरनल चेक का कोई सिस्टम नहीं था तो ऑडिटर को अपॉइंट किया गया कि वो कंटिन्यूस और डिटेल्ड एडिट करे और जो है एरर्स को डिटेक्ट करे. तो प्लांटिस फ्ली यानी कि जो मुद्दई है जो कि कंपनी थी उसने दावा किया उसके अगेंस्ट ऑडिटर के अगेंस्ट कि उसने क्या किया, उसने बोला कि ऑडिटर ने प्रॉपर्ली ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की, एग्जामिन नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जिसकी वजह से जो उनको लॉस बेयर करना पड़ा था. चार्ज अगेंस्ट देम वाज दैट दे फेल्ड टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ही डिड नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ बाय यूजिंग रीजनेबल केयर. ये प्लांटिफ का मुद्दई का दावा था कि जो ऑडिटर है उसने रीजनेबल स्किल और केयर के साथ ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं किया. डिफेंडेंट्स प्ली यानी कि अपने आप को डिफेंड कर रहा है जो है ऑडिटर. वो कह रहा है द ऑडिटर पुट फॉर द डिफेंस दैट ही द फ्रॉड्स कुड नॉट बी डिटेक्ट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ऑर्डिनरी एंड रीजनेबल केयर. वो अपने आप को डिफेंड करके कह रहा है कि जी रीजनेबल केयर के साथ भी हम फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते. कोर्ट ने क्या डिसीजन किया? द केस वाज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ प्लांटिफ एंड ऑडिटर वर ऑर्डर टू पे डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹1,259 टू प्लांटिफ. कहता है कि कोर्ट ने डिसीजन किया है कि ऑडिटर जो है ऑडिटर को पे करने पड़ेंगे डैमेजेस जो है कंपनी के नाम. ये था ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन. अब जो इसका सेकंड केस है उसमें भी लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस हॉसलक एंड कंपनी. अब इसमें केस का फैक्ट क्या था कि इसमें वो कह रहा है कि ऑडिटर जो है उसने वेरीफाई नहीं किया पेटी कैश को अकाउंट को. ऑडिटर फेल टू वेरीफाई द पेटी कैश इन हैंड अमाउंटिंग टू 796 but actually
30 were in hand. The clerk of auditor compared the petty cash with amounts where it was shown 796 but failed to verify the actual petty cash in hand and the difference 766 had been misappropriated. कह रहा है कि पेटी कैश को उसने प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया, वो शो कर रहा था 796 जबकि हैंड में जो पेटी कैश था वो 30 था और 766 का जो है वो डिफरेंस आ रहा था जो कि मिसअप्रोप्रिएट था। तो प्लांटिफली जो मुद्दई का दावा था वो कह रहा है कि ऑडिटर ने प्रॉपरली ऑडिट नहीं किया। द चार्ज अगेंस्ट देम वाज दैट द ऑडिटर डिड नॉट वेरीफाई द पेटी कैश इन हैंड एंड द डिफरेंस ऑफ 766 हैड बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। तो उसने प्रॉपरली उसको नहीं किया वेरीफाई, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था, तो ऑडिटर जो है वो लायबल है। डिफेंडेंट्स प्ली क्या है? द ऑडिटर पुट फॉर द डिफेंस दैट इट वाज मेनली ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स बाय कीपिंग सच लार्ज अमाउंट विद पेटी कैशियर एंड फ्रॉड हैड बीन कमिटेड एंड देयरफॉर द डायरेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस। डिफेंडेंट यानी ऑडिटर ने बोला है कि जो ये गलती और डायरेक्टर्स किया है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा रकम कैशियर पेटी कैशियर के हैंड में दी और उसने फ्रॉड कंडक्ट किया और वो डायरेक्टर्स जो हैं वो लायबल हैं डैमेजेस के लिए। कोर्ट डिसीजंस द डायरेक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस नॉट द ऑडिटर। कह रहा है कि इसमें जो है कोर्ट का डिसीजन ये था कि डायरेक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ना कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मीन्स द स्टेक होल्डर्स दोज हु रिलाई अपॉन द स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ऑडिटर। कहता है कि थर्ड पार्टी कौन है? वो स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो कि स्टेटमेंट ऑफ जो उसने ऑडिटर ने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करके कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर उसके साथ अटैच हैं। थर्ड पार्टी इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, टैक्स अथॉरिटीज़ एंड गवर्नमेंट। द मैटर ऑफ ऑडिटर्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी इज स्टिल कन्फ्लिक्टिंग। Some say that an auditor is not comply with the third party, so he is not responsible to them. He is responsible only for shareholders. However, an auditor is liable or responsible to third party because parties other than client also see the audited accounts and rely upon them without any future inquiry. कह रहा है कि जो कई ये कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है कि जो ऑडिटर है वो लायबल है या नहीं है थर्ड पार्टी को, क्योंकि वो डायरेक्टली थर्ड पार्टी के साथ रिलेट नहीं कर रहा होता। कहीं कहा जा रहा होता है कि थर्ड पार्टी चूँकि उस स्टेटमेंट पर रिलाई कर रही होती है जो कि ऑडिटर ने दी होती है, तो ऑडिटर लायबल है थर्ड पार्टी के लिए, और कहीं जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं है। इसने एग्जांपल दिया है कि एक बैंक जो है वो फाइनेंस जो होता है एडवांस देता है किसी कंपनी को, क्यों देता है? वो उस स्टेटमेंट की बेस पे देता है जो कि ऑडिटर ने शो की होती है कि ओके कंपनी की कंडीशन गुड है और आप एडवांस दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। तो इन केस अगर डिफ़ॉल्ट होता है कंपनी की तरफ से तो जो ऑडिटर है वो लायबल होगा इसके लिए। यहाँ पे ये बात जो है कंसिडर की जाएगी। तो नेक्स्ट जो है अब इसके बारे में एक केस उसने डिस्कस किया है जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे पहले वो कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं कि उसमें सबसे पहले कहते हैं अनट्रू स्टेटमेंट। अगर जो है फैक्ट्स ऐसे हैं कि द स्टेटमेंट मेड बाय द ऑडिटर वाज मटेरियली अनट्रू, वो अनट्रू थी, अननोन टू द ऑडिटर जानता था कि वो अनट्रू है, इंटेंशन टू एक्ट, ऑडिटर ने ये जानबूझ के किया, उसकी इंटेंशन थी वो ऐसा करे, एक्टिंग एंड सफरिंग, और उसकी वजह से जो है वो लोग थर्ड पार्टी लॉस बेयर कर रही है। इन स्टेटमेंट्स में जो है वो ऑडिटर लायबल होगा फ्रॉड के लिए। लीगल रेफरेंस केसेस में कहता है कि इसमें केस के बारे में इसमें वो डिटेल कह रहा है कि एक कंपनी है उसको लोन, उसने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, उसने एडवर्टीज़मेंट में बताया और एक इन्वेस्टर जो है उसने बोला कि ओके आई विल इन्वेस्ट, तो लेकिन पहले आप अपनी स्टेटमेंट शो करें। ऑडिटर ने स्टेटमेंट शो की, उसमें कंपनी की कंडीशन काफ़ी अच्छी शो कर रहा था, तो इन्वेस्टर ने 2000 उसमें इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है इन्वेस्टर को लॉस बेयर करना पड़ा और वो बैंकक्रप्ट हो गया। इन्वेस्टर ने ऑडिटर के अगेंस्ट केस फाइल किया और जो है उसको बोला कि ऑडिटर की स्टेटमेंट्स की वजह से जो है वो उसको लॉस बेयर करना पड़ा है। कोर्ट ने डिसीजन क्या लिया? इट वाज डिसाइडेड in the case that the auditor owned no duty of care to anybody, that his client and cannot be liable to the third party through reliance on accounts which have been audited by him even through negligence may be proved। कह रहा है कि डिसाइड ये हुआ कि जो ऑडिटर है वो लायबल नहीं है थर्ड पार्टी को किसी भी किस्म की पेमेंट का या किसी भी किस्म की कंपनसेशन का। अब नेक्स्ट जो है नीचे आपको एक केस शो हो रहा है, डेरी वर्सेस पीक। ये आप लोगों ने रीड आउट करना है और नेक्स्ट जो है अब इसको रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैंने आप सबसे पूछना है कि इस केस में क्या डिटेल डिस्कशन, इसके बाद आगे भी कुछ केसेस हैं नेक्स्ट पेज में आपको जो पिक्चर में शो हो जाएंगे,
जो कि आपने उसको भी रीड करना है इन केसेस को, और मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चनिंग करनी है कि इन केसेस में क्या डिस्कस किया गया है।